Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। आज का हमारा डिस्कशन है चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 11 to 20 NCERT सॉल्यूशन। फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपने देख लिया होगा। आई होप आपको उसके सभी क्वेश्चन और आंसर समझ आ गए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से और लास्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। चैप्टर 2 में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया था कि वैसे सभी स्पीसीज दैट इज़ एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उसे आप क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेम अ स्पीसीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द फॉलोइंग एटम्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से स्पीसीज हैं, वैसे एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। लाइक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। हीलियम में कितने हैं, 2। बट हीलियम पे आप प्लस चार्ज कर लो तो हीलियम में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1। लिथियम 2+ में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1। तो दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब F- फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या है, 9। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 9। बट F- में कितने होंगे, माइनस चार्ज किसी भी एटम पे कब आएगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 9 + 1 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन में भी है, सोडियम प्लस में भी है, मैग्नीशियम 2+ में भी है, ऑक्सीजन 2- में भी है। तो F- के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक Na+ भी हो सकता है। बट और भी ऑप्शंस लिखना है तो हम नियॉन लिख सकते हैं। नियॉन के अलावा मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, O2-। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो। ऑर्गन के एटॉमिक नंबर क्या है, 18। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 18। तो और ऐसे कौन से एटम, आयन या स्पीसीज़ हैं जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, पोटेशियम प्लस हो सकता है, कैल्शियम 2+, क्योंकि कैल्शियम के एटॉमिक नंबर है 20, 20 - 2, इसमें भी कितने होंगे, 18। स्कैंडियम 3+, क्लोरीन -, सल्फर 2-, फॉस्फोरस 3-। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आर्गन के इक्वल। आर्गन में है 18, इन सब में भी कितने होंगे, 18। मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर है 12 और 2+ चार्ज से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आप लूज कराओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज Na+। और इस लिस्ट में जितने भी हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था वो यहाँ भी आप लिख सकते हो। रुबिडियम की एटॉमिक नंबर है 37 और 37 पे एक प्लस चार्ज आया तो ये 36 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, तो 36। स्ट्रॉन्शियम 2+ में आप लिख सकते हो। क्रिप्टन की एटॉमिक नंबर 36 है। ब्रोमीन 35 - 1। तो वैसे सभी स्पीसीज जिसमें 36 इलेक्ट्रॉन है वो रुबिडियम के साथ, रुबिडियम प्लस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, राइट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वैसे स्पीसीज हैं वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे ही बेस्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज। इन स्पीसीज में N3-, इसमें इलेक्ट्रॉन आप चेक करो तो नाइट्रोजन 7 + 3 10, ऑक्सीजन 8 + 2 10, फ्लोरीन 9 + 1 10, सोडियम 11 - 1 10, मैग्नीशियम 12 - 2 10 होगा और एल्यूमिनियम 13 - 3 ये भी 10। व्हाट इज़ कॉमन इन देम, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने चेक किया तो सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने पे हम टर्म क्या यूज़ करेंगे, दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑल ऑफ देम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्योंकि सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सेकंड के आंसर के लिए बेटर क्या रहेगा कि सबसे पहले हम इन सब की कॉन्फ़िगरेशन और न्यूक्लियर चार्ज देखें। N3-, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2-8। Nc इज न्यूक्लियर चार्ज। जितना भी एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे और वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया न्यूक्लियर चार्ज, प्लस का 7। O2-, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो कॉन्फ़िगरेशन 2-8 सेम रहेगा बट न्यूक्लियर चार्ज वुड बी +8। F-, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या है, 9। F- में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। तो सबका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है 2-8। जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो +9 हुआ। नेक्स्ट है सोडियम प्लस। सोडियम प्लस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10, तो 2-8।
बट इस पर न्यूक्लियर चार्ज होगा प्लस का 11। मैग्नीशियम 2+, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, कॉन्फ़िगरेशन 28, बट इसकी एटॉमिक नंबर है 12, प्रोटॉन होंगे 12 और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा +12। एल्यूमिनियम 3+, 28 और इसमें चार्ज कितना होगा +13। इन सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 ही हैं, तो क्या सबका साइज सेम होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो तो न्यूक्लियर चार्ज विल बी द मेन फैक्टर। जिस स्पीसीज़ का न्यूक्लियर चार्ज सबसे हाईएस्ट होगा उसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा, और जिसकी न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा कम आपको दिख रहा है उसका साइज सबसे बिगर हो जाएगा। क्योंकि जो हायर न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट कराएगा और एटम श्रिंक होके छोटा हो जाएगा। तो उस बेसिस पे यदि हम न्यूक्लियर चार्ज को ही मेन बेसिस मान के हम साइज़ अरेंज करते हैं तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होगी साइज़ विल इंक्रीज। एल्यूमिनियम पे न्यूक्लियर चार्ज क्या है +13, मैग्नीशियम पे +12, एल्यूमिनियम +11, फ्लोरीन +9, ऑक्सीजन +8 और नाइट्रोजन पे क्या होगा +7। तो हाईएस्ट साइज़ किसकी होगी N3- की, और लीस्ट सबसे छोटे साइज़ का कौन सा होगा Al3+। यदि किसी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो वहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज़ होते हैं। ऑर्बिट इंक्रीज़ होने से साइज़ इंक्रीज़ होगा, बट पीरियड में क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज विल बी द मेन फैक्टर। जिसका न्यूक्लियर चार्ज आपको हाईएस्ट दिख रहा है वो साइज में सबसे छोटा हो जाएगा और लीस्ट न्यूक्लियर चार्ज वाला साइज में सबसे बिगर हो जाएगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन जो ट्रेंड वाले हैं वो आपके एग्जाम में तो पक्का आएंगे ही आएंगे। ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्लस रीजनिंग क्वेश्चंस भी आएंगे इस पे बेस्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई कैटायंस, कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर। एनायन मीन्स नेगेटिव आयन। यदि आप सोडियम एलिमेंट है, सोडियम की एटॉमिक नंबर क्या है 11, 281, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं 3, और सोडियम प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हो गए 2। अब दोनों के साइज में आप कंपेयर करो रेडियस ऑफ सोडियम एंड रेडियस ऑफ सोडियम कैटायन। तो कैटायन साइज में स्मॉलर यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि जैसे ही कैटायन फॉर्म होगा ऑर्बिट की संख्या कम हो जाएगी, 3 से 2 ऑर्बिट हो जाएंगे, और जब ऑर्बिट कम होगा तो साइज ऑब्वियस है डिक्रीज होगा। 3 ऑर्बिट से 2 ऑर्बिट पे आ गए तो साइज डिक्रीज होगा, कैटायंस आर स्मॉलर। बट एनायन के केस में क्लोरीन 17 में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं 287, नंबर ऑफ ऑर्बिट 3, KLM, और इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा प्लस का 17। बट क्लोरीन माइनस इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब ये 288 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 18 होंगे बट स्टिल इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा +17। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब एनायन में आते हैं, एनायन का मतलब क्या है कि किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तभी उसने एनायन बनाया। तो एनायन के केस में जो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियर चार्ज को थोड़ा लेस इफेक्टिव बनाएगा और साइज स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। तो कैटायन वाले केस में थोड़ा केस हमने क्या देखा कि कैटायन की साइज पेरेंट एटम से स्मॉलर है, जबकि एनायन की जो साइज़ है वो पेरेंट एटम से स्लाइटली ग्रेटर है। ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट द न्यूक्लियर चार्ज बिकम लेस इफेक्टिव, और इसके कारण साइज़ क्या होगा स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, सब कुछ बैलेंस था, लेकिन Cl- में क्या हुआ, प्रोटॉन तो 17 ही है, चार्ज तो 17 ही है, बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा अब +17 18 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम इफेक्टिव होगा और साइज स्लाइटली इंक्रीज होगा। जैसे आपने गेम देखा होगा रस्सा कसेगा कि 2 साइड से लोग रस्सी खींच रहे हैं टीम बना के, अब यहाँ 17 लोग हैं यहाँ 17 लोग हैं, बैलेंस बना हुआ है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पर्सन एक साइड आ जाए 18 पर्सन हो जाए तो 17 वाले के साथ थोड़ा इम्बैलेंस बनेगा और वो थोड़ा अपनी साइड रस्सी को खींच लेंगे। वही केस यहाँ पे हो रहा है कि जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज यहाँ लेस इफेक्टिव हुआ एनायन का साइज स्लाइटली बिगर हो जाएगा। इसको आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे कि कैटायन स्मॉलर क्यों होता है पेरेंट एटम से, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कम हो जाते हैं। एनायन लार्जर क्यों होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम इफेक्टिव हो जाएगा और साइज स्लाइटली इंक्रीज होगी। आपके इस चैप्टर में कुछ ही रीजनिंग क्वेश्चन है 4-5 के आसपास, और उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं, आपको बहुत ढंग से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। आगे और भी कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे आज के वीडियो लेक्चर में, तो वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिए और साथ साथ आप एक फेयर नोटबुक लेके जो भी क्वेश्चन समझ आ रहा है उसको दोबारा प्रैक्टिस भी कीजिए, तो आपको ये जल्दी लर्न होता चला जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम।
जब भी डिफाइन करते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, तो हम ये टर्म बार बार यूज़ करते रहते हैं। लाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, तो जितनी एनर्जी आप सप्लाई करोगे उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। बट डिफाइन करते समय एक वर्ड यूज़ करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये आइसोलेटेड हमने यूज़ किया, गेन एंथैल्पी में भी यूज़ करते हैं, तो आखिर ये है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ग्राउंड स्टेट वाइल डिफाइनिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो जनरली क्या होता है कि जब भी किसी एटम से हमें इलेक्ट्रॉन लूज़ कराना होता है, अब सोडियम से ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कराना है, सोडियम आप रूम टेम्परेचर पे देखो तो ये सॉलिड होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए पहले हमें सोडियम को इतनी हीट देना है कि इसके जो एटम है, क्योंकि सोडियम सॉलिड है एक जगह है तो वो सब इकट्ठे हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है। उस केस में इलेक्ट्रॉन लूज़ कराओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी। पहले आप इसे इतना हीट करो कि ये सॉलिड से किस में पहुंच जाए, अपने गैसियस एटॉमिक फॉर्म में, मतलब इसके जितने एटम हैं वो एक दूसरे से आइसोलेट हो जाए। अब जब आइसोलेट हो जाएंगे तो दो एटम के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा था वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। अब इससे आप इलेक्ट्रॉन लूज़ कराओगे Na+ बनाने के लिए। अब जितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। जब आप लूज़ कराते हो तो जो एनर्जी सप्लाई करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब भी हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन करना है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन करना है, तो वो सॉलिड से या लिक्विड से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं कराएंगे। उस एलिमेंट का आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म, उसे आप इतनी हीट दे दो कि वो सॉलिड है तो उसके जो एटम है वो आइसोलेट होकर गैस में कन्वर्ट हो जाए, फिर हम इलेक्ट्रॉन लूज़ कराएंगे और वो एनर्जी नोट करेंगे। या वो लिक्विड है तो लिक्विड से भी आप उसको गैस में लेके जाओ। तो डिफाइन करते समय इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि जब तक एटम आइसोलेटेड नहीं होगा, जो एटम एटम के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इम्पैक्ट डालेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, तो हम प्रॉपरली एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, उसकी डेफिनेशन में हम एक वर्ड जरूर यूज़ करते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप चैप्टर 2 के हेल्प से भी कर सकते हो। चैप्टर 2 के वीडियो लेक्चर्स में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया गया, उसमें जो भी फॉर्मूला हमने लाइन स्पेक्ट्रम का किया था उससे भी ये सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी ये सॉल्व हो सकता है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो पहले ऑर्बिट में होता है, जब तक वो फर्स्ट ऑर्बिट में है वो उसकी ग्राउंड स्टेट है और उसकी एनर्जी गिवन है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। हमें कैलकुलेट करना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। इसमें हमें मोल कॉन्सेप्ट का एक जो आइडिया मैंने बताया था, किसी एक एंटिटी की मास या चार्ज गिवन है और उसे 1 मोल में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। वही काम आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इससे आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, जो एनर्जी की वैल्यू गिवन है -2.18 इंटू 10⁻18, इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर से। तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने की एनर्जी 2.18 है, तो मोल्स के लिए हमें क्या करना है, उससे एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जूल पर मोल में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.312 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल। और आयोनाइजेशन कराने के लिए क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पे है हाइड्रोजन में, वो फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट होगा, सोडियम का थर्ड ऑर्बिट होगा, जहाँ भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और उसे हमें वहाँ से इन्फिनिटी पे लेके जाना है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, E इन्फिनिटी E ग्राउंड स्टेट। इन्फिनिटी मतलब यहाँ 0 और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पर मोल हमने फाइंड कर लिया। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1.312 इंटू 10⁻6। इसके लिए जो फॉर्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में था वो डेल्टा E इक्वल 2.18 इंटू 10⁻18 इनिशियल ऑर्बिट के स्क्वायर फाइनल ऑर्बिट के स्क्वायर। अब ये एक एटम के लिए होगा जनरली, फिर मोल के लिए मल्टीप्लाई तो आपको करना ही होगा। और आयोनाइजेशन में जो इनिशियल आप लोगे वो ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट होगा और फाइनल क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि उस एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उससे हमेशा के लिए रिमूव हो जाना चाहिए, वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा।
और इनिशियल ऑर्बिट की स्क्वायर मीन्स आप 1 की स्क्वायर करोगे, और फाइनल ऑर्बिट की जो स्क्वायर है वो 1/∞ स्क्वायर, और 1/∞ स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो इस फॉर्मूले से भी हम पहले क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम की आयनेशन एंथैल्पी फाइंड करके बाद में अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड सेम विल बी द रिजल्ट। तो ये दो तरीके हैं, आपको जो बेटर लगता है आप उसको फॉलो कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द एक्चुअल आयनेशन एंथैल्पी आर इन द ऑर्डर ऑफ लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये क्लोरीन होना चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन है कि बी हैज़ हायर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। बेरिलियम की जो आयनेशन एंथैल्पी है वो बोरॉन से क्यों हायर है, और ऑक्सीजन की लोअर क्यों है नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन से। ऐसे कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चन है जिसमें पीरियोडिक ट्रेंड वायलेट होता है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। जब आप बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो क्या आएगा, 1s2 2s2, राइट। इसमें और बोरॉन में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 1s2 2s2 2p1। दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। बेरिलियम में आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लूज़ कराओगे 2s2 से, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस की तरफ, राइट। और अब बोरॉन में जाओ तो वहाँ 2p1 का इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है जो उतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है न्यूक्लियस की तरफ। तो ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ देना पड़ेगा, बेरिलियम में या बोरॉन में, ऑब्वियसली बेरिलियम में। तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बेरिलियम की क्या हो जाएगी, हायर। उसका साइज भी छोटा है जनरली, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और 2s से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना है एज़ कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉन आप 2p से रिमूव कराओगे। वही जब हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लास्ट में 2p3 आएगा। p में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, बट जब p हाफ फिल्ड होगा तो हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हालांकि नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज आप न्यूक्लियस पे देखोगे +7, ऑक्सीजन पे क्या है +8। तो जनरली हमें क्या लगता है कि ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से हायर होनी चाहिए, बट नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p3 में है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू p4 या p5। तो हाफ फिल्ड वाले से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में हमें ज़्यादा एनर्जी देना होगा। तो नाइट्रोजन की जो आयनेशन एंथैल्पी होगी ऑक्सीजन से हायर हो जाएगी, राइट। और फ्लोरीन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर न्यूक्लियर चार्ज भी +9 है, तो उसकी भी ऑक्सीजन से हायर होगी। मेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो कन्फ्यूजन है वो क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज बहुत ज़्यादा हायर है, +8 है, और नाइट्रोजन पे +7 है। इनिशियली हम सबको लगेगा कि ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी हायर होनी चाहिए, बट हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है 2px1 2py1 2pz1, जबकि ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है 1s2 2s2, इसमें 2px2 आ जाएगा क्योंकि इसमें 8 हैं। तो half filled configurations are more stable, and hence on removing an electron from stable configuration requires higher amount of energy। तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से हायर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। अभी मैंने एक कैटायन और एनायन वाला रीजनिंग कराया है आज के ही इस वीडियो लेक्चर में। एक और रीजनिंग क्वेश्चन है कि आप कंपेयर करो कि सोडियम में और मैग्नीशियम में, यदि हम कंपेयर कर रहे हैं इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE फर्स्ट मैग्नीशियम की क्या होगी, हायर। क्यों हायर है, क्योंकि मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 282 और इसका न्यूक्लियर चार्ज है +12। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281 और इस पर न्यूक्लियर चार्ज क्या है +11। न्यूक्लियर चार्ज किसकी हायर है, मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन भी 3s2 में है, थोड़ा स्टेबल भी है, पेयर्ड है तो, और इसका न्यूक्लियर चार्ज भी हायर है। तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी किसकी हायर हो जाएगी, मैग्नीशियम की। बट एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से हम लूज़ करा लेते हैं। सोडियम प्लस करते ही ये क्या होगा, स्टेबल जस्ट लाइक नियॉन, और मैग्नीशियम स्टिल इज नॉट स्टेबल। मैग्नीशियम पे प्लस करोगे तब भी इसमें 3 ही ऑर्बिट होंगे। तो जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो स्टेबल हो गया, इनर्ट गैस नियॉन की तरह। और अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ऑन रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी किसकी हायर हो जाएगी, IE2 ऑफ सोडियम इज हायर देन IE2 ऑफ मैग्नीशियम।
फर्स्ट वाले में मैग्नीशियम क्यों विनर था, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन 3s2 से रिलीज़ कराना था, तो सोडियम के कंपैरिजन में वहाँ ज़्यादा एनर्जी देना होगा। बट एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते ही सोडियम इतना ज़्यादा स्टेबल हो गया कि अब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करना होगा। तो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी किसकी हाइयर हो गई, सोडियम की। इस क्वेश्चन में थर्ड पे कोई डिस्कशन नहीं है, बट सपोज थर्ड आयनेशन एंथैल्पी आपसे पूछा जाए तो आप कॉमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि थर्ड वाले में सोडियम विनर होगा या मैग्नीशियम। आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कराएंगे तो सोडियम 2 7 हो जाएगा और मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं 2 8 होगा। तो आप खुद डिसाइड करके आप बताइए कमेंट में कि किसकी थर्ड आयनेशन एंथैल्पी हाइयर होगी। फर्स्ट मैग्नीशियम की हाइयर है, सेकंड सोडियम की हाइयर है, थर्ड किसकी हाइयर है ये बताना है विद लॉजिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर due to which the ionization enthalpy of main group element tend to decrease down the group। अब ट्रेंड्स जो आयनेशन एंथैल्पी का है वही गेन एंथैल्पी का है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। किसी भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम एक तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव कराना है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और वो न्यूक्लियस से धीरे धीरे दूर जा रहा है। बीच में जो इनर ऑर्बिट्स होते हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। जैसे मान लो कि आपने दो मैग्नेट को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में आप कुछ गत्ते या कार्डबोर्ड लगाते चले जाओ तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप चेक करोगे, जितने ज़्यादा आप गत्ते लगाते जाओगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा। ऐसा ही काम करता है इनर ऑर्बिट। यदि सोडियम में 3 ऑर्बिट हैं तो तीसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, बट न्यूक्लियस और तीसरे ऑर्बिट के बीच में 2 ऑर्बिट ऑलरेडी हैं 2 8, जिसमें 2 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है। वो इनर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, जो टॉप टू बॉटम बढ़ता जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में इनर ऑर्बिट की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो 2 मेन फैक्टर हैं कि डाउन द ग्रुप आयनेशन एंथैल्पी क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाएगा और साथ साथ जो आप देखोगे साइज इंक्रीज होने के साथ साथ जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है जो इनर ऑर्बिटल शो कर रहे हैं वो भी बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो और वीकर होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन आप आसानी से रिमूव करा पाओगे। 2 मेन फैक्टर रखना है, एक तो आपने साइज का फैक्टर है जो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा फैक्टर क्या है कि हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, और ये दोनों फैक्टर आयनेशन एंथैल्पी को डिक्रीज कराने में हेल्प करेंगे गोइंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक जब ट्रेंड वायलेट होते हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनकी जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू है किलो जूल पर मोल में, वो बोरॉन के लिए 801 है, एल्यूमिनियम में क्या है 577, गैलियम में है 579, ऑलमोस्ट कॉम्पेरेबल है। फिर थोड़ा और डिक्रीज हो गया इंडियम में और फिर अचानक से इंक्रीज हो गया ये थैलियम में। तो इस तरीके के वायलेशन के पीछे क्या लॉजिक है, जबकि पढ़ाया जाता है कि टॉप टू बॉटम आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। तो इस डेविएशन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इस ग्रुप के अंदर कुछ मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल भी हैं, तो जो डिक्रीज़ आप देख रहे हो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू बोरॉन टू एल्यूमिनियम में अचानक से डिक्रीज़ क्यों हुआ? क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज़ क्या है, बोरॉन से काफ़ी बिगर है। बोरॉन में 2 ही ऑर्बिट हैं, एल्यूमिनियम में 3 ऑर्बिट हैं। और गैलियम में जाते ही क्या होता है 3d10 एक पुअर शील्डिंग शो करता है, 3d में जो 10 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण एक साइज़ का भी क्वेश्चन आता है कि गैलियम का साइज़ यदि आप चेक करोगे ना तो एल्यूमिनियम का साइज़ और गैलियम के साइज़ में ये 141 पिकोमीटर है, तो ये 135 के आसपास आएगा। गैलियम साइज में भी छोटा हो जाता है अपने 3d10 की पुअर शील्डिंग और हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण, तो यहाँ थोड़ा कॉम्पेरेबल रहेगा, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन इट्स वैल्यू। एल्यूमिनियम से गैलियम में थोड़ा हाइयर होगा और सेम इसमें थैलियम में भी वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे।
F इलेक्ट्रॉन आने के कारण एक पुअर शील्डिंग आ जाएगा, राइट। तो ये जो वायलेशन है इसका मेन रीज़न क्या है कि अचानक से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ D10 पुअर शील्डिंग शो कर रहा है, यहाँ F पुअर शील्डिंग शो करेगा, और इसके कारण आपको जो ट्रेंड दिख रहा है वो थोड़ा अप एंड डाउन दिख रहा है इसके ग्रुप के अंदर। तो ये आपको फैक्ट्स जो हैं वो ध्यान से 2-3 बार पढ़ना है कि एग्ज़ाम में आप कौन कौन से पॉइंट्स लिखोगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, which of the following pair of elements would have a more negative electron gain enthalpy। पेयर वाइज जब एलिमेंट गिवन होते हैं और उसमें कुछ कंपैरिजन को बोलेंगे तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मीनिंग है कि किसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। या नेगेटिव साइन एक्सोथर्मिक को शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। तो ज़्यादा नेगेटिव का मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। जब हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन को, दोनों में ऑर्बिट्स कितने हैं, दो ही हैं, और दोनों में सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप चेक करोगे इन दोनों में तो O और F में ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज कितना है, प्लस का 8, क्योंकि उसकी एटॉमिक नंबर 8 है, और फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज क्या है, प्लस का 9। तो दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे कि फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो प्लस 9 चार्ज से अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे वो प्लस 8 चार्ज से अट्रैक्ट होगा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कहाँ होगा, फ्लोरीन में। तो ज़्यादा एनर्जी भी कहाँ रिलीज़ होगी, फ्लोरीन में। यही हमें लिखना है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फ्लोरीन की वो ज़्यादा नेगेटिव होगी ऑक्सीजन से, मतलब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू जब आप ऑक्सीजन में करोगे। सेकेंड वाले में जब हम फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करते हैं, राइट, तो इसमें जो हमें लग रहा है कि फ्लोरीन में हायर होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है, थोड़ा वायलेशन हो जाएगा। द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज़ -349, जबकि फ्लोरीन में क्या होगा, 328। क्लोरीन में जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है SPDF में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हम 3p में ऐड कर रहे हैं, और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो कहाँ ऐड होगा, 1s2 2s2 2p5, 2p में ऐड करेंगे। इन दोनों केस में आप देखोगे क्लोरीन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +17 है, और इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, प्लस का 9 है। तो सब ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की है, जबकि हमें लग रहा था कि फ्लोरीन में होगा। तो ऐसा क्यों होगा, इस डेविएशन के पीछे क्या रीज़न है, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। ड्यू टू स्मॉल साइज द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा इसमें रिलेटिवली। 2p में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे एडेड वाले से एज़ कम्पेयर टू लार्जर 3p। तो 3p के अंदर रिपल्सन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन +17 चार्ज से ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, जहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम देखने को मिलेगा। और क्लोरीन में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फ्लोरीन में एडिशन से आप कंपेयर करो तो क्लोरीन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, फ्लोरीन में कम एनर्जी रिलीज़ होगी। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो भी रीजनिंग क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में उसको बार बार रिवाइज करना है। एग्जाम में 3-4 रीजनिंग क्वेश्चन तो आते ही हैं, और ये सभी रीजनिंग क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में गिवन है। तो वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखते रहिए, और जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन है उसको बार बार रिवाइज करना है। प्लस जो SPDA ब्लॉक है उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको लर्न करना है। यदि किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर गिवन है उससे आप उसके ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे फाइंड करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा फोकस हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ही रहेगा क्योंकि उसके अराउंड ही ज़्यादा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे जो कि 21 से स्टार्ट होकर 30 पे फिनिश होगा, और एक लास्ट वीडियो लेक्चर जो 31 से 40 तक। लास्ट के कुछ 7-8 क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में MCQ के हैं, और आजकल देखो जो नया पैटर्न आया एग्जाम का उसमें MCQ के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग के भी आ रहे हैं, पैसेज वाले भी आ रहे हैं। तो हर एक टाइप की प्रैक्टिस आप इन्हीं वीडियो लेक्चर से कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। Thanks for watching and all the best. Follow and subscribe us for more.